हेलो बच्चों, अब हम कणों का निकाय, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन नाम का जो चैप्टर है ना, उसका सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जड़त्व क्या है। हालांकि जड़त्व का वीडियो आपके पास पहले से ही आ चुका है, फिर भी थोड़ी सी बात तो हम करते हैं कि जड़त्व जो वस्तु का एक गुण होता है, जड़त्व इसे बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया ये एक आंतरिक प्रवृत्ति होती है, मतलब ये किसी पिंड की भी हम जड़त्व आघूर्ण नहीं पढ़े, किसी पिंड की एक आंतरिक प्रवृत्ति होती है। यस, ये अंदर की बात है, आंतरिक प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति से वो वस्तु क्या करती है, इस प्रवृत्ति से वो वस्तु अपनी किसी भी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये जो आंतरिक प्रवृत्ति है, इसमें क्या होता है, वस्तु मतलब जो पिंड है, हम तो यहाँ पे दृढ़ पिंड की बात कर रहे हैं। दृढ़ पिंड वो होता है जिसमें बाहर से कोई बल लगाते हैं तो उसके परमाणुओं के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होती है। तो वस्तु पिंड अपनी किसी भी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। ये जड़त्व होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, और यदि आपको उसकी स्थिति बदलना है तो बल लगाना पड़ेगा, और आपके बल का वो वस्तु विरोध करेगी, परंतु आप ज़्यादा बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तित कर सकते हो। यदि वो वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी, बाहर से कोई बल लगाकर आप उसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि वो वस्तु सीधी रेखा में चलना चाह रही है तो वो सीधी रेखा में ही चलेगी, आपको मोड़ने के लिए बाहर से बल लगाना पड़ेगा। यानी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में, अपनी गतिशील अवस्था में, अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है। और यदि हम बाहर से परिवर्तन करते हैं तो बल लगाकर करना पड़ता है। मतलब बल क्यों लग रहा है, क्योंकि वस्तु विरोध कर रही है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके कारण ये बात दोबारा मैं समझा रहा हूं, कि जो जड़त्व का माप है ना, तो जड़त्व की माप द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। ज्यादा द्रव्यमान होगा तो ज्यादा जड़त्व होगा उस वस्तु में। आपको पता है यार, एक छोटी सी किताब टेबल पे रखी हुई है, आप उसे खिसकाना चाहते हैं, थोड़ा सा बल लगा के खिसका देंगे, परंतु टेबल को ही खिसकाना है तो टेबल को खिसकाना है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। और यदि आपको घर पे दीवान को खिसकाना है, पलंग को खिसकाना है, तो और बल लगाना पड़ेगा। द्रव्यमान ज़्यादा तो जड़त्व भी ज़्यादा। मतलब जड़त्व का माप द्रव्यमान है। जैसे कि न्यूटन के दूसरे नियम ने बोला था ना, F = ma। और ये m यहाँ पे किसका प्रतिनिधि है, ये m यहाँ पे जड़त्व का प्रतिनिधि है, त्वरण बल। और ये m हमें बताता है जड़त्व। ये बात तो आप जरा नोट करके रख लो, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब सिंपल सी बात है, जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। तो कोणीय या घूर्णी गति का विरोध करती है। जड़त्व आघूर्ण में क्या करता है, जड़त्व आघूर्ण में वस्तु यानी कि पिंड घूर्णी गति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो उसका
यह गुण जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, मतलब ये हम इसे जरा अंडरलाइन भी कर दें, क्योंकि यही तो हमारा वीआईपी चीज है। पूरा टॉपिक ही ये है, ये हमने नहीं मिटाया, उसका कुछ तो कारण था। वो कारण अभी आपको समझ में आने वाला है कि ये नीचे वाली चीज क्यों नहीं मिटाई। ये है हमारे जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा। तो रेखिक गति में वस्तु अपना गति परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे अकेला जड़त्व कहते हैं, परंतु घूर्णी गति में किसी भी परिवर्तन का जब वस्तु विरोध करती है तो उसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यार, कार को धकाओ तो उसके पहियों में घूर्णी गति होती है ना, तो आपको ताकत लगानी पड़ती है, और शुरू में तो बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है, तो उसके पहिए बड़ी मुश्किल से घूमना शुरू करते हैं, और ट्रक को धका के तो चलाना बहुत ही टफ है भाई। तो फाइनली घूर्णी गति में भी वस्तु अपना गति परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ये वाली बात तो आपने लिखी है, और यहाँ पे हम देखें कि ये कितना होता है। ये जड़त्व आघूर्ण होता कितना है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। कैरियर बनाना है तो जाग जाइए और इसे ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए है, तो ये क्या है? ये है न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, लिख दिया हमने। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखना। हम क्या करें, समीकरण 1 में r का गुणा कर दें, क्योंकि जब भी घूर्णी गति, वृत्तीय गति, कोणीय गति की बात होती है तो जो मुख्य चीज हो जाती है वो त्रिज्या होती है, कि किस त्रिज्या पे वो घूम रहा है। तो हमने दोनों तरफ r कर दिया, बोथ साइड हमने इसमें दोनों तरफ r का इंटू कर दिया है, तो ये हो जाएगा RF बराबर, हम यहाँ पे लिख दें MR। R का मतलब अल्फा नहीं होता बच्चों, MRA। और पता है, हमें मालूम है कि A बराबर क्या होता है? A बराबर अल्फा इंटू R होता है, अभी निकाला है। तो A बराबर अल्फा R, और RF बराबर क्या होता है ये भी तो बता दो आप। RF बराबर होता है टाउ, घूर्णन अक्ष से दूरी यानी त्रिज्या, और बल बराबर होता है टाउ। तो पता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाउ, इसकी जगह बराबर हो जाएगा MR, और एक ही जगह हमने क्या लिख दिया? R अल्फा। तो टाउ बराबर हो जाएगा MR स्क्वायर इंटू अल्फा। अब बच्चों, टाउ भी बल होता है, ये भी बल होता है, ये है बल, ये त्वरण है, ये कोणीय त्वरण है, क्योंकि जब घूर्णी गति की बात होगी तो यार कोणीय त्वरण की बात तो होगी है। ये कोणीय त्वरण है, बाकी बचा हुआ भाग जड़त्व है, तो ये बल हो गया, कोणीय बल है ना, जिसे कि बल आघूर्ण कहते हैं। ये बल बल के बराबर, त्वरण त्वरण के बराबर, m जड़त्व था तो यहाँ पे MR स्क्वायर जड़त्व होगा, और ये I होगा। तो बच्चों, अब हमने यहाँ पे निकाला, इससे निकाला I इज इक्वल टू क्या हो गया? I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। ये है हमारे जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला। तो जड़त्व आघूर्ण मतलब I इज इक्वल टू MR स्क्वायर, द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी का वर्ग। मतलब क्या बोलेंगे कि जड़त्व आघूर्ण जो है, अब हम एक और परिभाषा बता रहे हैं आपको। जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान तथा उस द्रव्यमान की घूर्णन अक्ष से
दूरी के वर्ग का गुणनफल होता है। यस यस यस, गुणनफल होता है। यार इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लो, क्योंकि ये तो आपके लिए विशेष चीज है। तो हमने I बराबर निकाला यहाँ पे mr², और जड़त्व रेखिक में, जड़त्व आघूर्ण कोणीय में, घूर्णी में। तो देखो हम ये वाली चीज तो अब मिटा देते हैं, ये तो हमारे काम की अब है ही नहीं, हमने तो इससे समझ ही लिया है और परिभाषा भी लिख दी है। तो अभी पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे करते हैं कि बहुत से द्रव्यमान हैं, बहुत से द्रव्यमान हैं। मान लो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा डायग्राम बना रहे हैं। ये है हमारे पास पिंड, ये पिंड है, और ये है इसका घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष को हम बोलेंगे बाय बाय डैश। पता है, आप ध्यान रखना, नीचे से ऊपर यदि घूर्णन अक्ष है तो बाय बाय डैश होगा, इधर से इधर होगा तो अपन एक्स एक्स डैश बोलेंगे। ये घूर्णन अक्ष है। एक द्रव्यमान यहाँ रखा है m1, एक द्रव्यमान m2 यहाँ है, एक m3 यहाँ है, एक m4 यहाँ है, एक m5 यहाँ है। ये इतने सारे द्रव्यमान रखे हुए हैं, और ये सब द्रव्यमान के ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r5 मान लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लंबवत दूरी, हम यहाँ पे लंबवत दूरी की बात करते हैं r, तो लंबवत दूरी अपन केंद्र पे ही मान लेते हैं ना पूरी, ये केंद्र से ये r4 मान लेते हैं, यहाँ पे r3 हो जाएगी, यहाँ पे r2 हो जाएगी। अच्छा, पिंड इधर रखा ना, तो यहाँ पे r1 हो जाएगी। तो फिर यदि हमें इसका I निकालना है ना, तो I = हो जाएगा m1r1²। m1 और यो घूर्णन अक्ष है, बाय बाय डैश क्या है, बाय बाय डैश है घूर्णन अक्ष। यहाँ पे घूर्णन अक्ष बहुत मायने रखता है बच्चों। हम ये दूरी घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी लेते हैं, तो m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² अप टू जितने भी होंगे n है, तो हम I = लिख सकते हैं समेशन mi ri का स्क्वायर। I = 1 से कहाँ तक चले गए, n तक। ये समेशन यानी जोड़, ये और ये एक ही बात है। एक और तरीका है इसे लिखने का, एक और तरीका ये है कि I = पूरा द्रव्यमान और एवरेज दूरी mr² भी हम लिख सकते हैं। ये संपूर्ण द्रव्यमान है, ये पूरा द्रव्यमान है। हम थोड़ा सा एक और बात आपको समझाते हैं, उससे आपको ये चीज और क्लियर होगी, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण तो इस चैप्टर के लिए द्रव्यमान केंद्र के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम जरा एक और चीज समझें, यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, वो आपने देख ली है कि ये है परिभाषा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लो ये है घूर्णन अक्ष और ये कोई बॉडी है, पिंड है। यहाँ पे एक द्रव्यमान है m1, ये दूरी है r1। यहाँ पे एक द्रव्यमान है m2, ये दूरी है r2। एक द्रव्यमान यहाँ पे है m3 और ये r3। मान लेते हैं कि ये तीन ही द्रव्यमान है। वैसे पता है आपको, हर कण का अपना द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे यदि इसका कुल जड़त्व आघूर्ण I निकालना है ना, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3 का स्क्वायर, ये इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण हो गया। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये r घूर्णन अक्ष और उस द्रव्यमान के बीच की लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रोटेशनल एक्सिस एंड मास ऑफ द पार्टिकल। ये उसकी लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारे पास एक आ गया। यार अपन एक न्यूमेरिकल भी तो कर सकते हैं यहाँ पे। चलो चलो, न्यूमेरिकल नहीं, वो कॉन्सेप्ट है, समझिए जरा और बहुत ध्यान से समझिए। देखिए आप,
हमारे पास 4 द्रव्यमान रखे हैं। यस, न्यूमेरिकल टाइप की चीज है। एक द्रव्यमान ये है, एक द्रव्यमान ये है, एक द्रव्यमान ये है और एक द्रव्यमान ये है। ये पता है एक वर्ग की 4 भुजाओं पे रखे हैं। हम बोल देते हैं M1, M2, M3, M4। यार M ही मान लो, 4 द्रव्यमान अपन ऐसे ही मान लेते हैं, कुछ अच्छा फायदा होगा। मान सकते हैं ना, सभी बराबर बराबर रखें तो माना जा सकता है उसे। अच्छा, इसकी जो पूरी लंबाई है वो पूरी हम बोल देते हैं कैपिटल L है। अब यहां पे देखिए आप और ध्यान से समझिए ये बात कि ये है आपका वो घूर्णन अक्ष। ये क्या हो गया आपका घूर्णन अक्ष। बिल्कुल बीच से, बिल्कुल मध्य बिंदु पे है इसका घूर्णन अक्ष। तो पता है यदि पूरी दूरी L है तो ये वाली दूरी L/2, ये वाली भी L/2, ये वाली भी L/2 और ये वाली भी L/2 हो जाएगी। देखिए, अब यदि हमें इसका पूरा जड़त्व आघूर्ण की ये घूर्णी गति के लिए हमारे बाह्य बल यानी टॉर्क यानी बल आघूर्ण का कितना विरोध करती है, तो 4 हैं तो I इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे M L/2 का होल स्क्वायर। द्रव्यमान और उसके घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये इसके लिए हो गया। दूसरे के लिए M फिर L/2 का होल स्क्वायर। तीसरे के लिए M L/2 का होल स्क्वायर। चौथे के लिए M L/2 का होल स्क्वायर। तो एक बार में अपन सीधा ऐसा लिख सकते हैं ना, 4M L स्क्वायर बटे 4, L स्क्वायर बटे 4, L स्क्वायर बटे 4, L स्क्वायर बटे 4, L स्क्वायर बटे 4। 4 हैं तो 4 का गुणा कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया तो I बराबर हमारे पास आ गया ML स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा हम ऐसा करते हैं, इसी का ये पहला घूर्णन अक्ष हो गया। अब घूर्णन अक्ष हमारा ये बाय डैश था, तो ये हमने निकाला था बाय डैश के सापेक्ष। अब आप देखिए जरा बच्चों, समझिए। अब हम क्या करें, घूर्णन अक्ष यहां ले लें, ये घूर्णन अक्ष हो गया और ये बाय1 और बाय1 डैश। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बाय1 और बाय1 डैश के सापेक्ष। घूर्णन अक्ष बदल गया तो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा। चलो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इसके सापेक्ष निकालते हैं। तो ये पहला वाला द्रव्यमान तो घूर्णन अक्ष पे ही है, तो I बराबर हो जाएगा कितना, M0 स्क्वायर प्लस M इंटू 0 स्क्वायर। ओके, ये भी घूर्णन अक्ष पे ही है, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी 0 होगी, तो ये भी हो जाएगा M इंटू 0 स्क्वायर प्लस ये वाला कितनी दूरी पे है, पूरी दूरी L है, तो ये हो जाएगा M L स्क्वायर। और ये वाला भी L दूरी पे है, M L स्क्वायर। 4 थे, 2 0 दूरी पे थे, 2 L स्क्वायर की दूरी पे थे, तो हम I यदि यहाँ पे निकालेंगे तो ये दोनों तो 0 हो गए। ML स्क्वायर और ML स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2ML स्क्वायर। देखो ना, यहाँ पे हमारे पास ML स्क्वायर आया था और यहाँ पे घूर्णन अक्ष बदल गया तो जड़त्व आघूर्ण भी बदल गया। देखो, इसको यहाँ से पेन को घुमाने के लिए ये अलग विरोध करेगा और यहाँ पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो एक अलग विरोध होगा। जो इसके केंद्र से जाने वाला घूर्णन अक्ष है ना, जब हम किसी वस्तु को उस पे घुमाते हैं तो सबसे कम टॉर्क की जरूरत पड़ती है, बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। अभी जरा एक और न्यूमेरिकल करते, एक और करते हैं, है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि तथ्य तो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हर तथ्य, इंग्लिश में तथ्यों को फैक्ट कहते हैं, और जब हमें फैक्ट पता होता है इसका मतलब ये है कि हमें वास्तविकता पता होती है और हम वास्तविकता के करीब होते हैं
और जब वास्तविकता के करीब होते हैं तो फिर हम अपने कैरियर के भी करीब होते हैं। मान लो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीन कोनों पे द्रव्यमान रखे हुए हैं m, m और m। दूरी तो हम अभी l ही मान लेते हैं। अब आप देखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है हमारा घूर्णन अक्ष बाय डैश। अब हमें तीनों की बात करना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। चलो बच्चों, अब हम यहां पे निकालेंगे आई, और ये फर्स्ट आई जैसा लग रहा था तो अपन ऐसा कर देते हैं फर्स्ट, और इसे अपन ऐसे ऐसे करके सेकंड बोल देते हैं, इसे ऐसे ऐसे करके थर्ड बोल देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का लिखना है आपको, तो ये तो घूर्णन अक्ष पे ही है, तो घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी होगी? घूर्णन अक्ष पे जब कोई चीज है उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी होगी? तुम्हारी तुमसे खुद से कितनी दूरी होगी? 0। तो ये हो जाएगा फर्स्ट में m इंटू 0 स्क्वायर प्लस, सेकंड की बात करें हम, ये सेकंड की बात कर रहे हैं, ये वाली दूरी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी l है, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर। और ये वाली दूरी अब हमें निकालना है, तो यार अंडरस्टूड है, यहां से यहां तक l/2 होगी तो ये भी तो l/2 होगी। तो थर्ड के लिए यदि हम बात करेंगे, थर्ड ये बिल्कुल आधी में बीच में रहेगा, समबाहु त्रिभुज में ऐसा ही होता है ना? यस, ऐसा ही होता है। तो ये थर्ड के लिए यदि हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे m l/2 का होल स्क्वायर। ये तो भैया 0 हो गए, इनके लिए तो कोई जड़त्व आघूर्ण नहीं है। तो I बराबर कितना आया? m l स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर बटे 4, 2 दूनी 4 होल स्क्वायर है ना, इसलिए ये बात होती है। तो I बराबर हमारे पास कितना आया? 4 तो लघुत्तम ले लिया, तो ये हो जाएगा 4 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, यानी I बराबर हो जाएगा 5 ml स्क्वायर अपान 4। ये निकला हमारा जड़त्व आघूर्ण, ऐसे त्रिभुज पे रखे हुए थे। अब अपन घूर्णन अक्ष बदल देते हैं। अब ये निकाला था किसके लिए? बाय डैश पे, बाय डैश पे। अब हमने घूर्णन अक्ष बदला और घूर्णन अक्ष यहां से भेज दिया, ये बाय1 और बाय1 डैश है। अब घूर्णन अक्ष क्या हो गया? बाय1 और बाय1 डैश, और अब आई निकालना है। देखिए बच्चों, ये l/2 दूरी पे है इससे, तो जो फर्स्ट का है m अपान m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये भी l/2 की दूरी पे है, तो सेकंड का जो हो गया m इंटू l/2 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड तो घूर्णन अक्ष पे ही है, तो ये हो जाएगा m का 0 स्क्वायर। तो I बराबर क्या आ गया? m l स्क्वायर बाई 4 प्लस m l स्क्वायर बाई 4। तो I बराबर 4 तो लघुत्तम ले लिया, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, यानी 2ml स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो गए, तो हम आगे लिख देते हैं I बराबर 2ml स्क्वायर अपान 4, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/2 ml स्क्वायर। ये हमारा जड़त्व आघूर्ण है। तो आपने देखा यार, घूर्णन अक्ष यदि हम परिवर्तित कर देते हैं तो जड़त्व आघूर्ण भी परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सी बात है, परंतु सबसे सरल टॉपिक भी है, और ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ, ये सरल टॉपिक तो है। यस, अब हम बात करते हैं, परिभाषा मिटा देते हैं, और अब हमें मालूम है कि हमारे बच्चे जड़त्व आघूर्ण के बारे में 60% जान गए हैं। अच्छा, 60% क्यों जाने सर?
हम तो पूरा जान गए। नहीं बेटा, पूरा जानने के लिए अभी बहुत सी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, जल्दी तो नहीं हो सकता, परंतु ये तो समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक सबसे सरल टॉपिक है। अब वो पूरी जानकारियां जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम एक एक जानकारी यहाँ पे पढ़ेंगे और संपूर्ण जानकारियां हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारियां। चलिए हम संपूर्ण जानकारियां समझें जड़त्व आघूर्ण के बारे में, यानी ऑल इंफॉर्मेशंस अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सीधी सी बात है, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला पॉइंट तो वो तो पता है कि सर आप ये बता रहे हो mr स्क्वायर, अभी निकाला है हमने, पहली जानकारी है ना। परंतु यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा, आर परपेंडिकुलर किसके है, आर परपेंडिकुलर है घूर्णी अक्ष के, आर घूर्णी अक्ष के लंबवत होता है। ये पहली जानकारी थी आपकी। तो आपको लगेगा सर ये तो छोटी सी जानकारी थी। अब हम दूसरी जानकारी के बोले कि कई द्रव्यमानों का वितरण हो। तो यदि पिंड में कई द्रव्यमान असतत रूप से अपन इसे ऐसे कर ले, क्योंकि उधर भी लिखना पड़ेगा, असतत रूप से वितरित हों तो पढ़ चुके हैं, वितरित हों तो I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, या हम I लिख सकते हैं समेसन mi ri का स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 से n तक। क्या सर ये भी तो पढ़ चुके थे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई भी पढ़ी हुई चीज दोबारा पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु कोई नई पढ़ी हुई चीज छूट जाए तो फिर हर्ज होता है। तो अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे, हम तो पूरा जड़त्व आघूर्ण के बारे में पूरी जानकारियां दे रहे हैं, तो पूरी जानकारियां देंगे कि नहीं? अब यहां पे द्रव्यमान कैसा था, डिसकंटिन्यूस, असतत का मतलब है डिसकंटिन्यूस, और यदि द्रव्यमान का सतत वितरण हो। अब आप बोलना सर कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, देखो नहीं बोल पाओगे। यदि द्रव्यमान का सतत करेंगे, सतत का मतलब कंटिन्यूस, और पता असतत को डिस्क्रीट भी बोलते हैं, सतत वितरण हो, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत वितरण हो तो। अब आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे हम निकालते हैं di छोटा dm इंटू आर स्क्वायर। तो हमें तो di थोड़ी चाहिए, ये एक सतत वितरण है, तो एक मास को छोटा सा भाग ले लेते हैं dm, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता है। ये एक छोटे से भाग का निकला, अरे पूरे का निकालो ना। तो I बराबर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, आर स्क्वायर पहले लिख देते हैं, dm बाद में लिख देते हैं, ये निकलेगा हमें जड़त्व आघूर्ण। और अब तुम में से कोई नहीं कह सकता कि सर ये पढ़ा था। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर dm द्रव्यमान के सापेक्ष समाकलन करके, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू मास, इसके सापेक्ष ये करके हम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे अगला पॉइंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जड़त्व आघूर्ण देखना। भी हम पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहे, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान पर, अंडरस्टूड है ना। दूसरे नंबर पे क्या हो गई, द्रव्यमान वितरण पर,
और फिर क्या बात हो गई, तीसरे नंबर तथा घूर्णी या घूर्णन, घूर्णी अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। यस, करता है, निर्भर करता है। द्रव्यमान पर करता है, द्रव्यमान वितरण पर करता है, और घूर्णी अक्ष, घूर्णन अक्ष अधिकतर इसे लिखा जाता है, वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। अब जरा अगली बात सुनना, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 5वें नंबर की। ये जो जड़त्व आघूर्ण है ना, ये निर्भर नहीं करता, मतलब फिर हम ऐसे ही लिखते हैं, जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, कोणीय त्वरण। सोचो तो जरा, कोणीय त्वरण हो गया, और पता है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा भी घूर्णी होती है, पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। इन सब से वो जरा भी प्रभावित नहीं होता है। क्या बोल रहे थे आप कि सर जो बता चुके हो वही बात बार बार बता रहे हो। छठवीं बात, नंबर 6, हमने कहा था कि हम वो सब जानकारियां लेंगे जो कि हमें जड़त्व आघूर्ण पर मास्टरी करवाती हैं। यस, 100% मास्टरी। अब पता है, यदि हमारे पास 2 गोले हैं, 2 गोले समान द्रव्यमान के, उनका द्रव्यमान समान है, 2 गोले समान द्रव्यमान के हैं, पर एक ठोस है, दूसरा खोखला। अब कंफ्यूज हो जाओ, बताओ किसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा। एक ठोस है, और पता है इसमें जो खोखला है ना, IH होलो इज ग्रेटर देन IS, सॉलिड से ज्यादा जड़त्व आघूर्ण होगा इसका खोखले का। दोनों की त्रिज्याएं भी समान है, दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। तो जो खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण होगा ना, वो ठोस से ज्यादा होगा। और पता है, सही बात बताएं आपको, कि आपको एकदम दिमाग से यदि सोचते हैं तो हम हमेशा ऐसे ही लगता है कि यार ठोस का ज्यादा होना चाहिए, परंतु खोखले का ज्यादा होगा। द्रव्यमान तो दोनों का बराबर ही है ना। तो ये देखिए आप जरा, अब हमारे पास 7 पॉइंट है। यह एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। इट इज ए स्केलर अदिश राशि होता है। अदिश राशि है, लिख दो यार, क्या हर कुछ लिख रहे हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है। अब यहाँ पे अदिश राशि तो है, अब उसकी इकाई कौन पढ़ेगा, वो भी तो हम ही को पढ़ना है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे I बराबर क्या होता है, mr²। m की CG SI इकाई पढ़ रहे हैं, m की होती है kg, r² की होती है मीटर²। ये तो इसकी इकाई हो गई। ओके। और अब यहाँ पे
यदि इसका विमीय सूत्र पढ़ें, डायमेंशनल फार्मूले की बात की जाए तो विमीय सूत्र क्या होता है? m का विमीय सूत्र m है, r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, t नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर 0। और ये पूरे फैक्ट हैं, ये पूरे के पूरे फैक्ट हैं जो हमने आपको जड़त्वाघूर्ण के बारे में बताए। तो क्या अब आप जड़त्वाघूर्ण के बारे में सब कुछ जान गए हैं? नो, अभी तो हमें कुछ और जानना है। तो अब यहाँ पे हम जड़त्व आघूर्ण, हमारा ये चैप्टर तो चलता रहेगा। हाँ, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए आप, घूर्णन त्रिज्या की। घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। अच्छा, कुछ अंग्रेज लोग इसे गायरेशन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कई लोग इसे गायरेशन बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, और कुछ लोग इसे रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। देखो जरा, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात है घूर्णन त्रिज्या की। घूर्णन त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ जी बाय, यहाँ पे रेडियस ऑफ, इससे कुछ लोग, हमने आपको क्या बोला है, कुछ लोग जायरेशन भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे गायरेशन भी बोलते हैं, और इसे कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। एक घूर्णन त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं और फिर हम इसे समझते हैं। यदि किसी पिंड, पिंड का मतलब बॉडी होती है, के समस्त द्रव्यमान को, के समस्त द्रव्यमान को, द्रव्यमान एक साथ होता है, द्रव्यमान को आधे में लिखेंगे, आधे में हम समझेंगे। तो समस्त द्रव्यमान को एक ऐसे बिंदु पर संकेंद्रित मान लिया जाए, एक ऐसे बिंदु पर संकेंद्रित, सेंटर्ड, संकेंद्रित मान लिया जाए। ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे बिंदु पर संकेंद्रित मान लिया जाए जिसकी घूर्णन अक्ष से, जिसकी सब समझेंगे घूर्णन अक्ष से, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इतनी हो, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इतनी हो, कितनी हो यार, इतनी हो कि इस दूरी के वर्ग को, कि इस दूरी के वर्ग को, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। दूरी का वर्ग का स्क्वायर और द्रव्यमान का गुणा जड़त्वाघूर्ण होता है। पिंड के द्रव्यमान से को वो ही लिख रहे हैं ना, पिंड के द्रव्यमान से, पिंड के द्रव्यमान से, तो यार mr स्क्वायर तो हो गया गुणा करने पर। अरे वही बात ये बोलते जा रहे हैं, पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर पिंड के घूर्णन अक्ष के परिता, पिंड के घूर्णन यस अक्ष, रोटेशनल के परितः, एलोंग बोलते हैं ना इसे इंग्लिश में, जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाए। ये इन्होंने स्पेशल बात बोली, प्राप्त हो जाए। किसी पिंड के समस्त द्रव्यमान को एक ऐसे बिंदु पर संकेंद्रित मान लिया जाए जिसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी प्राप्त हो जाए, तो उस दूरी को
तो उस दूरी को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, पूरा फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। मान लो ये है हमारे पास कोई बॉडी, ये है वो घूर्णन अक्ष, यहाँ पे एक द्रव्यमान m1 है, इधर m2 है, इधर m3 है, इधर m4 है, बहुत सारे मान लो। हम एक काम करते हैं यार, इन सब द्रव्यमान को एक विशेष बिंदु पे केंद्रित मान लेते हैं। यही बॉडी जो है हम फिर से बना रहे हैं, थोड़ा सा अलग बनेगी परंतु है वो वही बॉडी। पूरा द्रव्यमान हमने यहाँ पे केंद्रित मान लिया। ये वाली दूरी अब k होती है, क्योंकि इसका जड़त्वाघूर्ण और अब ये k दूरी मानने के बाद जड़त्वाघूर्ण एक सा होना चाहिए। मतलब हम ऐसा बिंदु ढूंढ लें वस्तु में जहां पे हम पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान लें, जहां पे हम उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान लें, और उससे जब हम जड़त्वाघूर्ण निकालें तो वो जड़त्वाघूर्ण सामान्य जड़त्वाघूर्ण के बराबर हो। तो किसी भी वस्तु में एक ना एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे पूरा मास संकेंद्रित माना जा सकता है। यार सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो इतने सारे m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर सबको जोड़ के निकालने से अच्छा है हमें रेडियस ऑफ जायरेशन यानी घूर्णी त्रिज्या पता लग जाए, घूर्णन त्रिज्या पता लग जाए तो हम एक कैलकुलेशन में निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहीं की बात कर रहे हैं। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि I बराबर, वो पूरा द्रव्यमान हमने यहाँ से केंद्रित माना है, I बराबर mk स्क्वायर। परंतु तुम्हें पता है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हमने इन सब द्रव्यमानों को इस जगह पे केंद्रित माना और इसका जड़त्वाघूर्ण निकाला, वो निकला I बराबर mk स्क्वायर, और इसका जड़त्वाघूर्ण इनके अलग अलग जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे उसके बराबर होना चाहिए। मतलब I बराबर क्या होना चाहिए, I बराबर होना चाहिए m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस 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 प्लस। एक सिंपल सी बात थी। अब हम क्या करें, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान दें, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना है तो I की जगह mk स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो परिभाषा में बोला, एक बार फिर से पढ़ो। ऐसी यदि किसी पिंड के समस्त द्रव्यमान को एक ऐसे बिंदु पर संकेंद्रित मान लिया जाए जिसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इतनी हो कि इस दूरी के वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण प्राप्त हो जाए, तो उस दूरी को घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक और दो यूज कर लें, एक बाद दो से, तो हम यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं mk स्क्वायर इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। बहुत दूर तक तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो पता है यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि, चलो अभी पहली दूसरी बात नहीं कर रहे हैं यार, k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस, और अपान में बड़ा M नीचे पहुंचा दिया, बड़ा M अपन ने नीचे पहुंचा दिया। तो देखो अब k बराबर कितना होगा, अंडर रूट लग जाएगा, ये m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस अपान कैपिटल M। कैपिटल M पूरा द्रव्यमान है। मान लेते हैं कि m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m। सब द्रव्यमान, छोटे छोटे बिंदु होते हैं तो द्रव्यमान बराबर मान सकते हैं। और फिर यदि n कण हो, समझना, यदि n कण हो तो m इज इक्वल टू m इंटू n। m कुल द्रव्यमान है, एक कण का द्रव्यमान m है, कण n है तो इसमें गुणा कर देंगे तो कैपिटल M आ जाएगा। दोनों चीजें रख दो, दोनों चीजें रख दो तो k बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये m m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर अपान m इंटू n। और n कणों की संख्या है, इसमें से m कॉमन लिया जा सकता है, इस m से कट जाएगा, सीधा लिख रहे हैं, पूरे में से m कॉमन लेंगे, इस m से कट जाएगा तो k का फार्मूला आ गया
अंडर रूट r1² r2² r3² प्लस अपान n। यार ये रेडियस ऑफ जायरेशन मास इंडिपेंडेंट है, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही है, परंतु रेडियस ऑफ जायरेशन तो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने सारे अलग अलग कैलकुलेशन करने की जगह हमें किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या पता लग जाए तो एक कैलकुलेशन में पूरी जानकारी दी जा सकती है। केवल एक कैलकुलेशन से पूरी के पूरी इंफॉर्मेशन दी जा सकती हैं। तो ये घूर्णन त्रिज्या है। तो जड़त्व आघूर्ण आप भूलना मत, जड़त्व आघूर्ण एक अदिश राशि होती है और सीधी सी बात है ये जड़त्व के ही जैसे होती है, परंतु घूर्णी गति की बात होती है। तो घूर्णी गति का विरोध करेगी तो उसे जड़त्व आघूर्ण बोलेंगे। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। कैसा था चैप्टर नहीं टॉपिक। अभी तो हमें इसके बारे में और जानना है, वैसे अब जानना नहीं है, अब हम इसके एप्लीकेशन मोड में आएंगे। जब हम समझ चुके हैं तो हमें इसका अनुप्रयोग कर लेना चाहिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं जड़त्व आघूर्ण के अनुप्रयोगों की तरफ।